नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आखिरकार आबकारी घोटाले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हो गई। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने तीसरी बार लगातार पूछताछ के बाद आज गिरफ्तार कर ही लिया। खबर पहले यह आई कि उनके बेटे हरीश लखमा भी लगातार पूछताछ में उनके साथ थे। क्या उनकी भी गिरफ्तारी हुई? इस तरह का की संशय स्थिति वाली बनी, लेकिन बाद में यह खबर आई कि उनके बेटे हरीश लखमा जो थे वो छोड़ दिए गए हैं, पर कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो गई है। इसके बाद ईडी की टीम उन्हें लेकर के पहले जिला अस्पताल पहुंची, जहां उनका मेडिकल कराया गया, फिर कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट में जाने के बाद 7 दिन की रिमांड ईडी को कवासी लखमा की मिल गई है। कवासी लखमा का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके उन्हें फंसाया जा रहा है क्योंकि वो बस्तर और उनके क्षेत्र के लोगों की, आदिवासियों की और किसानों की आवाज उठाते रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो आगे भी उठाएंगे। उधर बीजेपी का कहना है कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। बीजेपी का कहना है कि देखिए, हम पहले से कह रहे थे बड़ा घोटाला हुआ, पहले अधिकारी अंदर गए, अब मंत्री जी अंदर गए, पर छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि कवासी लखमा यानी पूर्व मंत्री के बाद अगला नंबर किसका है, क्योंकि इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो कवासी लखमा की गिरफ्तारी के वक्त जो वहां पर हालात थे वो हमने तस्वीरों में कैद किए, कैमरे में कैद किए, और जब वो निकल रहे थे तो न्यूज़ 24 ने उनसे पूछा कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्या आपको पता है, आपको गिरफ्तार किया गया है और क्या वजह है। तो उन्होंने क्या कहा वो सबसे पहले आपको सुनाते हैं। सरकार ने एक गरीब आदमी को अंदर कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। गरीब लोगों का आवाज उठा रहा था। बीते दिनों जो रेड कार्रवाई हुई थी उसमें नकदी लेन-देन की कोई चीजें सामने आई थी। लेन-देन का कोई चीज सामने नहीं आया है। लेन-देन का कोई लेन-देन का जिक्र नहीं हुआ है। सिर्फ मेरे को बस्तर का आवाज, गरीब लोगों का आवाज उठा रहे थे, इसलिए बैला डीला को, नगर को लूट रहे, इसलिए मेरा चुनाव के पहले षड्यंत्र पूर्वक कर रहा है। दादी आगे क्या स्टैंड रहेगा? आगे क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? मैं जेल से भी जब तक आखिरी जिंदा रहूंगा बस्तर के बारे में लड़ूंगा, गरीब आदमी के लिए लड़ूंगा। जेल से भी मैं बस्तर और गरीब आदमी के लिए लड़ता रहूंगा। उनका कहना है कि नगरनार और बैला डीला को लूट रहे थे, मैं उसकी आवाज उठा रहा था, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी तरह का कोई लेन देन नहीं मिला है, उनका यह कहना था। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर अब जबरदस्त तरीके से सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि देखिए, जो कानून है, जो एजेंसियां वो अपना काम कर रही हैं, जो गलत होगा उसको वो रिमांड पर भी लेंगे, गिरफ्तार भी करेंगे। और विजय शर्मा जी डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जो गलत करेगा उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। क्या कहा सुनिए। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इसमें ईडी कर वो उस समय तत्कालीन समय में जब FL10 नाम का फर्जी कंपनी इंक्लूड करके और बड़ा स्कैम किया जा रहा था, उस समय वो मंत्री थे उस विभाग के, और उनको ठग लिया गया, उनको कुछ इस तरीके से मुझे लगता है। और इसलिए आज वो सब जो उनके साथ होने चाहिए थे उनके लोग, वो नहीं होंगे आज। जो भी है, कानून अपना काम पूरी ताकत के साथ करेगी। इसमें कोई किसी के मन में कुछ भ्रम न रहे, स्पष्टता के साथ कार्यवाहियां होंगी। और इसको लेकर अब कांग्रेस क्या कह रही है, आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि ईडी अपने दिल्ली में बैठे आकाओं के इशारे पर यह सब काम कर रही है। सुशील आनंद शुक्ला जो है वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। देश के वरिष्ठ आदिवासी नेता कवासी लखमा की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा राजनीतिक साजिश है। सारा देश जानता है कि अब देश में ईडी, सीबीआई, आईटी कार्रवाइयां क्यों करती हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करना होता है, जहां जहां चुनाव हो, छोटा बड़ा चुनाव हो, वहां पे विपक्षी दल के नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी कार्रवाई करती है। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हैं, तो ऐसे में ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, पहले तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टालने में लगी हुई है, अब किन प्रकार में उन्हें चुनाव कराना उनकी मजबूरी है, तो अब विपक्ष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी ईडी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए। आज के सवाल आपको जल्दी से दिखाते हैं और फिर तुरंत इस डिबेट पर आते हैं। आज के हमारे सवाल ये रहे, आबकारी घोटाले में कवासी लखमा गिरफ्तार, एक एक कर खुल रहे घोटाले के तार।
लखमा बोले, मेरे खिलाफ हुई साजिश, करता रहूंगा बस्तर के विकास की कोशिश। बघेल बोले, ईडी के आकाओं के इशारे पर एक्शन, बदले की कार्रवाई से नहीं टूटेगा हमारा मन। शराब घोटाले में कवासी लखमा की गिरफ्तारी, पूर्व मंत्री के बाद अगली किसकी है बारी। खास मेहमानों का मेरे साथ आज धनंजय ठाकुर साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करूंगा उनका। श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका भी बहुत स्वागत है। और उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं उचित जी। उचित जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। आज ये देखिए गिरफ्तारी हो गई और ये बड़ी गिरफ्तारी है। आबकारी मंत्री पूर्व जो थे वो गिरफ्तार हो गए और ये कहा जा रहा है कि अब जिस दिशा में ये जांच जा रही है वो सीधे तौर पर, मैं पूछता हूं बिना लाग लपेट के, आपको पता है वो भूपेश बघेल की तरफ इशारा है। क्या आपको लगता है कि उस दिशा में बढ़ सकती है जांच? ये अपेक्षित था अभिलाष जी। इससे उम्मीद की जा रही थी कि किसी बड़े पॉलिटिकल आदमी को ये उठाने के प्रयास करेंगे, वो भी खास उस वक्त जब चुनाव होने वाले हो, चुनाव सर पे हो, वो पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो। तो ये उम्मीद तो थी और ये भी था कि ये चीजें सबके निगाहबानी में हो रही थी। हकीकत में इसको अभिलाष जी आपसे कई बार चर्चा भी हुई है कि इसको मैंने एक्सपोज किया था इस FL10 लाइसेंस को, जिसकी विजय शर्मा जी चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल शुरुआती दौर से ही ये इसको पूरे के पूरे लोग जिम्मेदार है, जिसने विधानसभा में ये पारित किया कि FL10 लाइसेंस जो एक प्रकार का C&F एजेंट होता है, वो सरकारी अमले से लेके प्राइवेट आदमी को देना, जो प्राइवेट आदमी जिन्होंने जिंदगी में शराब का काम नहीं किया उनको काम देना। ये इसकी नेक्स्ट वहां से शुरू होती है। कोविड काल में इसकी शुरुआत हुई है। इसकी नर्सरी नो डाउट थेबर एंड कंपनी थी, पूरा नेक्सस था। अरुणपति त्रिपाठी जो जेल में है, इसके किंग पिन थे। ये बात सत्य है। ये जांच अभी और तक जाएगी। ये पॉलिटिकल जिनकी गिरफ्तारी हुई है लाजमी था, अभी और कई लोग गिरफ्तार। पहला मैं कहूंगा कि किसी जनप्रतिनिधि को उन्होंने गिरफ्तार किया है, क्योंकि वहां पे काला पीले तो हो ही रहा था। करोड़ों रुपए के हुए, 2100 करोड़ का है, वो भी 2100 करोड़ जो आप और हम कह रहे हैं और बोल रहे हैं और मान रही सरकार, हकीकत में ये उससे 3 टाइम्स है। ये अंडर एस्टिमेटेड करप्शन है। 2100 करोड़ ये उससे कई गुना ज्यादा बड़ा। मैंने इसको बहुत करीब से देखा है और समझा है, इसलिए उस बिना पे मैं कह पा रहा हूँ। उचित जी, मुझे एक जब भी ईडी सीबीआई आईटी कार्रवाई करती हैं तो सारी बहस आके टिक जाती है द रेट ऑफ कन्विक्शन, वो 2-4% का रहता है। क्या इस बार एजेंसी के पास तथ्य और सबूत हैं इतने कि कोर्ट को वो कन्विंस कर पाएगी? क्योंकि बाद में इस तरह की जांचों का नतीजा सिफर ही निकलता है। लगभग 2-4 छोटे मोटे कर्मचारी अंदर जाते हैं, उनको सजा हो जाती है, बात खत्म। अभिलाष जी, संसद में जो चौधरी जी ने अपनी बात रखी वो 6.5% का कन्विक्शन रेशियो है इनका। 19 से 24 तक का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। मतलब 100 में 6.5 आदमी को ही अंजाम तक पहुंचा पाए, नहीं तो नहीं पहुंचा पाते। लेकिन कैरेक्टर एसिनेशन ये करने में पूरे 100% एग्री है। नो डाउट कि ईडी को पूरी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती कि किस समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, किस समय किसको उठा रहे हैं। टाइमिंग आप देखिए, इस पॉलिटिक्स में बड़ा खेल है कि आप देखिए कि सर पे है नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, किस तरह के कांग्रेस की इमेज को धूमिल कर रहे हैं। ये एकदम मुफीद वक्त चुना है ईडी ने और नो डाउट की इन सब की प्लानिंग करके इनको उठाया गया है। ये बिल्कुल पहले से फिक्स किया हुआ है। वहीं पे आप देखिए कि जो बाकी तार है, अभिलाष जी एक मिनट और चाहूंगा कि बाकी तार है, ये जितने भी फैक्ट्रियां हैं शराब बनाने वाली, डिस्टिलरीज हैं, उन्होंने जहां काला पीला हुआ है, जहां पे फर्जी हॉलमार्क चिपकाए गए हैं, वो कंपनियों को क्यों छोड़ा गया है, ये ईडी से सवाल करने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। ठीक है, तो जांच पर भी सवाल है। ऐसा नहीं कि जांच जो जा रही है सही दिशा में जा रही है, वो कहां कहां छोड़ते हुए निकल जा रही है, किन किन को बचा रही है, किन किन को दायरे में ले रही है, उस पर भी बड़े सवाल है। लेकिन मैं आ जाता हूं धनंजय ठाकुर साहब। देखिए, ये आबकारी घोटाले को लेकर के पहले से ये कहते रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता कि हमारी जांच एजेंसियां सही काम कर रही है, और कोर्ट भी देखिए कहीं ना कहीं अब कन्विंस होता लग रहा है, क्योंकि एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और कोर्ट उनको रिमांड पर भी भेज रहा है, और जो लोग जेल जा रहे हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, आपको याद होगा सदन में संजय सिंह जी हैं जो आप पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सदन में एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और आईटी को 1 महीने के लिए हमको दे दो, भाजपा के आधे से ज्यादा नेता जेल में होंगे। क्योंकि ईडी, सीबीआई और आईटी का जिस प्रकार से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपनी विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ चरित्र हनन की बात करके, वो पूरे जनता समझ रही है उस चीजों को।
और छत्तीसगढ़ ही नहीं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी पर सवाल उठाते हैं, जो अडानी और मोदी के गठबंधन पर सवाल उठाते हैं, जो राज्य में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे जिस प्रकार से वहां आप देखेंगे बस्तर में बिना टेंडर का पुल बन जाता है, बिना किसी डीपीआर का पुल बन जाता है, जिस प्रकार से एक पत्रकार महोदय ने 170 करोड़ रुपए की सड़क का भ्रष्टाचार को उजागर कर इसके भाजपा नेता ने हत्या कर दिया। तो ये तो देश देख रहा है कि जो भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए गए उसके ईडी सीबीआई आईटी आएगी, और यही ईडी है जो चंद्रबाबू नायडू पर भी आरोप लगाए थे, यही ईडी है जो हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाए थे, यही ईडी है जो येदियुरप्पा पे आरोप लगाया, अजीत पवार पर लगाया, अशोक चौहान पर लगाए, एकनाथ शिंदे पर लगाए, मुकुल राय पर लगाए, शिवेंदु अधिकारी के ऊपर लगाए। आज वो लोग कहाँ हैं? वो तो सब के सब भाजपा में। क्या ईडी उन पे कार्रवाई कर रही है? और अभी तो सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से खबरें बनी थी कि चंद्रबाबू नायडू के जो 900 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने रिलीज कर दिया है, तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है। ये तो सिर्फ दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई है, और ईडी जो है अब अपना मूल काम नहीं कर रही है। ईडी का तो मेन काम हो गया है इलेक्शन डिजाइनर का, जहां चुनाव होते हैं ईडी पहले आती है, फिर भाजपा नेता आके भाषण देते हैं। तो कुल मिलाकर चरित्र हनन का प्रयास है, और लगातार, एक सेकंड दीजिएगा, लगातार साय जी मतलब कवासी लखमा जी जो है बस्तर की जनता की आवाज उठा रहे हैं। जो विष्णुदेव साय की सरकार जो बस्तर के जो जंगल हैं, जो आदिवासियों के देव की तरह है, वहां के जमीनों के अडानी को सौंपना चाहते हैं, वो एनएमडीसी अडानी को सौंपना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ कवासी लखमा जी लगातार मोर्चा खोल के रखे हुए हैं। इससे ये घबराए हुए हैं और पूरी तरीके से दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई है। आज लगभग 2 साल होने जा रहा है, अब तक चार्जशीट प्रस्तुत नहीं कर पाई है ईडी, और स्वाभाविक बात ईडी की जो प्रक्रिया है उसमें जब तक चार्जशीट प्रस्तुत नहीं होगा जमानत होगा नहीं, क्योंकि उसे कानून में ऐसी व्यवस्था, इसलिए कहना कि कोर्ट ने जमानत नहीं दे रहा, ये भी बात गलत है। ठीक है, चलिए ठीक है। श्रीचंद सुनरानी जी आपके पास आता हूं। देखिए सुनरानी जी, सबूत मिले या आपको पूछताछ करनी है तो कोर्ट को आपको रिमांड देना होगा, क्योंकि अगर मेरे पास कोई आके कहे कि हमें इन पर शक है, हमें ये आधार है, हमें ऑलरेडी 2-3 लोगों को जेल में डाला है और अब इनसे पूछताछ करना चाहते हैं, तो कोर्ट देगी। लेकिन दिक्कत ये होता है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है सर, और तब तक जब तक कि लोग वापस आते हैं जेलों से निकल करके, तब तक तो कैरेक्टर तो छोड़िए, कैरेक्टर असैसिनेशन तो हो ही जाता है, उनका करियर असैसिनेशन भी हो जाता है। राजनेता फिर राजनेता नहीं रह पाता, सिने स्टार वो सिने स्टार नहीं रह पाता। तो ये भी एक सच्चाई है। ऐसे में पुख्ता सबूत है ना, नहीं तो बाद में निकल जाए कि जमानत मिलती जा रही है एक एक करके और बाद में बरी भी होते जाते हैं धीरे धीरे घोटालों से, उस तरह की चीजें ना हो। देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से जमानत एक मौलिक अधिकार है, एक इंसान का, कानून में उसका प्रावधान है जी। लेकिन अब अगर हम शराब घोटाले की बात करें तो 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार 2 प्रकार के काउंटर शराब के दुकान में, एक वैध और एक अवैध, नकली होलोग्राम का काम सरकार के माध्यम से हो, बड़े शर्म की बात है इस प्रदेश के लिए। और उस विभाग का मंत्री अगर कहे कि मुझे बेगुनाह फंसाया जा रहा है, उस विभाग का मंत्री अगर कहे कि मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं थी, उस विभाग का मंत्री अगर कहे कि मैंने बिना पढ़े कागजों पे दस्तखत किया क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता, तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है सरकार के सामने कि जिस सरकार का वो कैबिनेट मंत्री अगर इस प्रकार की भाषा बोलेगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके खिलाफ आरोप तो है, और आरोप है तो प्रमाण भी है। बिना प्रमाण के ईडी किसी को गिरफ्तार नहीं करती। अगर प्रमाण के बिना गिरफ्तार करती तो अब कब का गिरफ्तार कर चुकी होती। 13 महीने नहीं लग जाते, 14 महीने नहीं लग जाते जांच में। लगातार जांच हो रही है, लगातार पहले अधिकारियों पे कार्रवाई हुई और भी लोगों पे कार्रवाई हुई। आज अगर मंत्री को गिरफ्तार किया है तो उसके विभाग का ही तो घोटाला है। ये तो खुलेआम घोटाला था, इसमें कोई बात, मैं तो कह रहा हूँ ईडी 2100 करोड़ की बात कर रही, मैं तो कहूंगा कि इससे भी बड़ा फिगर होगा। निश्चित रूप से इससे बड़ा फिगर इसलिए होगा कि 5 साल में जिस प्रकार के FL10 के माध्यम से जो पैसा बटोरने का काम, बिना एक्साइज के शराब बेचने का काम, कवासी लखमा जी के लिए चिंता की बात यह है सुनरानी जी कि मुझे अभी हाल में याद आ रहा है, सोम्या चौरसिया को जब जमानत मिली तो हमने जानने की कोशिश की कि किस आधार पर जमानत मिल गई। भाई इनके खिलाफ तो बहुत सारे चार्जेस लगे थे। तो चार्जेस तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन बड़े हंसी की बात यह है कि ईडी ने चार्जशीट पेश नहीं की और 60 दिन की समय सीमा निकल गई, और वो चार्जशीट जब पेश नहीं की किसी मामले में उस वक्त से तय समय से, तो उन्होंने अपील कर दी कि हमें आप चार्जशीट पेश नहीं कर पा रहे हैं,
आप हमें बरी कीजिए या कम से कम जमानत के अधिकारी तो हैं हम। फिर तर्क दिया गया ईडी की तरफ से कि 90 दिनों की ड्यूरेशन होती है, हम 90 दिनों में चार्जशीट पेश कर सकते हैं। तो फिर बचाव पक्ष ने कहा कि 90 दिनों में आप चार्जशीट पेश कर सकते हैं, लेकिन 60 दिन के बाद आरोपी को जमानत का अधिकार होता है और कोर्ट को उनको उस केस में कम से कम एक केस में जमानत देनी पड़ी। इतने लंबे लंबे समय से आप जेल के अंदर लोगों को रखे हुए हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार नहीं हो पा रही है, और आप कह रहे हैं कि सबूत हैं हमारे पास। तो सबूत हैं तो चार्जशीट रुकी कहां है, अटकी कहां है? सबूत है तो उनको चार्जशीट पर आना चाहिए और कोर्ट में जाना चाहिए कि ये चार्जेस हैं, ये सबूत हैं। जब अभिलाष जी, नियम तो जब तक यह है कि जब तक सारे आरोपी जो उसमें शामिल थे, जब तक वो पूरे गिरफ्तार न हो जाए, पूरों के खिलाफ मामला न बने, तब तक चार्जशीट आधी अधूरी कैसे दे दी जाएगी कोर्ट को? तो कहीं न कहीं जांच पूरी हो रही है लगातार। आप देखिए ईडी की जांच कोई एक दिन की जांच नहीं होती, 4-4, 6-6 महीना एक सर्च करते हैं। मैं वापस आता हूं चिट्ठी के पास। दोनों विभाग ऐसे। जी सर, ठीक है। आपका पॉइंट ठीक है कि अगर जांच पूरी नहीं हो पा रही है तो चार्जशीट को अधूरा नहीं दे सकते, लेकिन अब बात वहीं आ जाती है, तो कांग्रेस के फेवर में चली जाती है उचित जी ये बात कि भाई मतलब उस व्यक्ति को कन्विक्टेड या दोषी मानने का आधार अभी पुख्ता नहीं हो पाया है, उतने सबूत हम नहीं जुटा पाए, इसलिए हम चार्जशीट पेश नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट ने ठीक ही कहा, कोर्ट ने कहा तो फिर ठीक है, जमानत दे देते हैं, जिस दिन आप सबूत लेकर के आ जाएंगे हम इनको उठा के फिर अंदर कर लेंगे। तो ये समस्या बनी हुई है ईडी की कार्रवाई में, और ये केसेस लंबे भले चल रहे हैं, ये पॉलिटिकल सिनारियो में तो बहुत ज्यादा उछलते हैं, पर कोर्ट में नहीं टिक पाते। कोर्ट में वो चीजें नहीं है जो इतने बड़े बड़े आरोप यहां लग जाते हैं कि इनके पास से पैसा मिला, कैश लेन देन हुआ, उसके सबूत मिल गए, लेकिन वो सबूत कोर्ट में जाकर सब सिफर हो जाते हैं। क्यों? देखिए, अभी 2023-24 में भी इनको काफी सशक्त किया गया, ईडी को काफी सशक्त किया गया, और ऐसे कोई धाराएं ऐड और की गई कि वो काफी लंबे समय तक इन्हें अपने पास रख सकते हैं बिना चार्जशीट पेश किए हुए। इसमें भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि ईडी जो है एक प्रकोष्ठ बन के काम कर रही है। आज जैसे लग रहा था बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, मुझे लग रहा था सुंदरानी जी ईडी के प्रवक्ता बन के आज बात कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। तो ये जो वो तर्क दे रहे थे, ऐसा लग रहा है वो ईडी को बचा रहे हैं। तो जब इस लोकतंत्र में जब राजनीतिक पार्टी के लोग भी ईडी के फेवर में बात करने लगे, तो समझ लेना कि ईडी उनका एक प्रकोष्ठ बन चुका है। उस ईडी ने अपनी इमेज, आईटी ने अपनी इमेज, चुनाव आयोग ने अपनी इमेज ऐसी तरह बना डाली है कि वो बायस नजर आते हैं हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को। ऐसा क्यों? इसका जिम्मेदार तो ये संस्थानों को एक दिन समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, हकीकत ये है कि पॉलिटिकल एजेंडे मोटिवेटेड रहते हैं, चाहे इनकी गिरफ्तारी हो, चाहे इनकी इंक्वायरी हो, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अभिलाष जी, समय कौन सा चुने, क्या चुने, ये सब चीजें तय है। किसको कितने दिन जेल में रखना, कितने दिन बाद चार्जशीट पेश करना, फिर जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करना, ये सब चीजें प्री प्लान पूरी रहती है। जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो गलत आरोप नहीं है। ठीक है। देखिए धनंजय जी, आप आरोप लगाते हैं और ईडी और बाकी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर लोगों के मन में शंका है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। मैं जनमानस की बात कर रहा हूं कि शायद ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। कार्रवाई क्या करते हैं क्या नहीं करते वो कोर्ट जाने, लेकिन जो इनिशिएट करते हैं, जो टाइमिंग्स होती हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नजर आती हैं। ये एक सच्चाई है जिसे बीजेपी स्वीकार नहीं करती, कांग्रेस जोर जोर से कहती है और जनता इसको समझती है। पर एक और सच्चाई है धनंजय जी, वो ये कि आप कहते हैं कि हमारे टाइम में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। सौम्या चौरसिया जेल गई तो जेल में ही है, एक केस में कभी जमानत मिल जाती, दूसरे में लटक जाती हैं। आप कहते थे किसी अधिकारी को अंदर ले जाके दिखाओ, किसी जनप्रतिनिधि को ले जाके दिखाओ, पूर्व मंत्री तक का नंबर आ गया है। तो कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कितनी हुई है टाइमिंग पे आप सवाल उठा सकते हैं, मंशा पर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन गड़बड़ी नहीं हुई है ये आप नहीं कह सकते। जनता को यह भी दिख रहा है कि गड़बड़ी हुई है। तो अब अगला नंबर किसका है ये आप समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। क्या आपको लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं कि अब बड़े नेताओं की तरफ ये जांच का दायरा जाएगा? देखिए अभिलाष जी, आप देखे होंगे नरेंद्र मोदी जी इतना डरे हुए हैं कि हमारे कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उनके खिलाफ भी तो उन्होंने ईडी की कार्रवाई किया था और हमने उनका सामना भी किया था। ईडी ने तो 15-15 घंटे पूछताछ किया है। जब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का डर इतना है तो स्वाभाविक बात है कल ईडी हमारे किसी भी नेता के खिलाफ भी इस प्रकार से आरोप लगाएगी, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगाएगी। पर देश ने तो देख लिया ना कि नरेंद्र मोदी जी जिस व्यक्ति पर आरोप लगाते थे, हेमंत बिश्व शर्मा, मैंने जो नाम गिनाया आपको, नारायण राणे, मुकुल
अधिकारी शिवेंदु अधिकारी, वो तो आज सब नरेंद्र मोदी जी के प्रिय व्यक्ति हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े बड़े ओहदे पर है, एक राज्य में तो मुख्यमंत्री बना दिया है। तो यहाँ तो लोगों को समझ में आ रहा है ना कि तो सिर्फ राजनीतिक स्टंट और चुनावबाजी है। और घोटाला की जांच वाकई में ईडी करती है, ईडी अगर ईमानदारी से काम करती तो 11 साल के जो भाजपा की केंद्र की सरकार है, तो मैं समझता हूं उसके आधे मंत्री जेल में होते। अभी अडानी जेल में होता, अडानी को तो बचाने पूरी भाजपा उतर जाती सड़कों पर। भाई आरोप लगा ना कि 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, कांग्रेस के पास आ गए ना बताने अडानी में, आ गए अडानी के प्रवक्ता, बीडी के प्रवक्ता बने थे, अब अडानी के प्रवक्ता बन गए। अरे मैं अडानी पे आरोप लगा रहा हूँ, ठीक है, हो रही है धनंजय जी, अरे मैं आरोप लगा रहा हूँ वो जेल के शिकंजों में होगा। ठीक है ना धनंजय जी, कितना भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आप लगा लीजिएगा। एक मिनट सुंदरानी जी, भुगतना पड़ेगा। सुंदरानी जी, ठीक है। धनंजय जी, मुझे ये जानना है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक सेकंड लीजिए मुझे, फिर सुनाई लीजिए एक सेकंड। अभी उचित शर्मा जी ने कहा ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि सुंदरानी जी भाजपा के प्रवक्ता हैं कि ईडी के प्रवक्ता। मैंने अभी अडानी पे आरोप लगाया, अभी अडानी के प्रवक्ता बन गए, तो समझ में आ रहे हैं चोर चोर मौसरे भाई हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए धनंजय जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग कह रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो कोर्ट में आपकी दलीलें टिक क्यों नहीं पा रही? अधिकारी हो या राजनेता हो जो अंदर जा रहे हैं उस केस से बरी होकर बाहर क्यों नहीं आ पा रहे सर? अरे भाई चार्जशीट प्रस्तुत करेंगे, जब आपने आरोप लगाया है तो उस आरोप के तथ्य वहां देंगे, तब तो हमारी दलील वहां काम में आएगी। आप चार्जशीट प्रस्तुत ही नहीं करेगी ईडी, तो हमारे दलील किस काम का है? आप कहेंगे कि चोरी हुआ है, हम सबूत मांगेंगे कोर्ट में, तो कोर्ट में सबूत नहीं देंगे। अभी ईडी बार बार जाकर कहती है कि अभी जमानत मत दीजिए, हमारा जांच चल रहा है, तो कैसे जमानत मिल जाएगा? और श्रीचंद सुंदरानी जी आपके पास आता हूं। श्रीचंद सुंदरानी जी, जमानत नहीं मिलता। श्रीचंद सुंदरानी जी तो बैठे हुए हैं, दोनों को ईडी ले जाके दोनों जमानत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपका पॉइंट ले लेता हूं श्रीचंद सुंदरानी जी से। सुंदरानी जी, फर्ज कीजिए कि अभी का जो सिनारियो में अपने दर्शकों को बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दूं कि बीजेपी ने कहा घोटाला हुआ, ईडी आई, ईडी को कहा कि जांच कीजिए, ईडी ने जांच करके कहा घोटाला हुआ, लेकिन घोटाला हुआ तो उसके सबूत कोर्ट में अभी तक नहीं दिए गए, चार्जशीट नहीं पेश की गई है। बस ये कहा गया कि हमें घोटाला लग रहा है, हमें इनको उठाना है, पूछताछ करनी है, और ये क्या करके आप लोग उनको उठा रहे हैं लोगों को। लेकिन अगर सबूत अभी आपने दिए नहीं है तो फिर ये बहुत बड़ा रास्ता है अभी बीच में तय करने का। अब आप केवल आपको लग रहा है और जांच एजेंसी को लग रहा है, इस बिना पर पूरी की पूरी कांग्रेस करप्ट है या घोटाले ही हुए हैं और सिर्फ कांग्रेस नहीं किए हैं, ये जनता मान ले, ये जरूरी नहीं ना सर। आप कन्विक्ट कराइए, उन्हें जेल भेजिए, तब लगेगा कि हाँ कोर्ट से जिस दिन आएगी खबर की किसी को 5 साल की, किसी को 10 साल की सजा हुई, तब तो फिर आपकी बातों में दम लगेगा। अभी तो कोर्ट में जिस तरह से ईडी हिचक रही है कागजात रखने से, चार्जशीट रखने से, सबूत रखने से, तो लग रहा है कि उनके पास कुछ ठोस है नहीं। अभिलाष जी, कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही कि पूरी की पूरी कांग्रेस पे ही आरोप लगाते हैं। आप देखिए जांच चल रही है कई सारे मामलों में, लेकिन पहली किसी मंत्री की गिरफ्तारी हुई है। अगर दुर्भावना से गिरफ्तारी करनी होती तो अनेक नेता इनके जेल में होते, अनेक नेता जेल में होते। आज अगर छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई हो रही, क्या शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, इसको नकारेगा कोई? आम आदमी से बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ के किसी भी नागरिक से जो बहुत कुछ सरकार के बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता है कि वो शराब का घोटाला हुआ। किस प्रकार से कोरोना महामारी के समय में खुलेआम घर घर पहुंचा के शराब बेचने का काम इनके लोगों ने किया। ट्रकों की ट्रकें बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए रायपुर में बिकी हैं लगातार, और छत्तीसगढ़ में बिकी है लगातार। ऐसे कोई ये आरोप लगे, दो प्रकार के काउंटर चलते थे, 40-60 का रेशो था कि 60% एक्साइज का बचा हुआ माल, 40% बिना एक्साइज का। ठीक है। और यह भी बातें उठती थी कि आबकारी मंत्री को भी उसका हिस्सा जाता था। सबूत है कि आरोप लगाए हैं? आरोप होंगे ना, सबूत होंगे ना। ठीक है सुंदरानी, ठीक है, आरोप है, अभी आरोप है भाई, आप आरोप लगा रहे हो। ठीक है, मैं ना अंतिम में मुझे बस 1 मिनट में बहुत ओवरशूट कर गया हूं सर। ठीक है, नेताओं की क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? मैं तो बोलता हूँ नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार कर रहा है भाई, तो ईडी जाकर पूछताछ करे। मैं बोल रहा हूँ अमित शाह जी भ्रष्टाचार करे, ठीक है, आप डाइवर्ट मत कीजिए। चलिए सुंदरानी जी, धनंजय जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, 1 मिनट सर, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। उचित जी, बस एक सीधा सवाल, क्या भूपेश बघेल का अगला टारगेट है, नंबर है, और क्या सबूत इस तरह के मिल सकते हैं जांच एजेंसियों को? क्या अब
छत्तीसगढ़ में यही दिन आने वाला है कि किसी दिन ईडी पूछताछ के लिए पहले भूपेश बघेल जी को समन भेज दे। बिल्कुल अभिलाष जी, इशारा तो उसी तरफ है। और ये जो घेराबंदी चल रही है, मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि जो मेरा अनुभव कहता है कि भूपेश बघेल को घेरने का प्रयास है, पूर्व मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश रहेगी। और ये जिस तरीके से बाकी मामले में वो नहीं कर पा रहे हैं, इस मामले में डायरेक्ट उनको घेरने का या किसी के बयान के हवाले से कुछ पुख्ता सबूत जुटाने की जुगत में ईडी फिलहाल अभी दिख रही है। तो देखिए, ये सियासत है, यहां जांचें और सियासत एक साथ चलती है। सियासत की इस दुनिया में कोर्ट की प्रोसीडिंग अलग जो चल रही है, उसी के सहारे चिपक करके, अमर बेल की तरह लिपट करके सियासत जो है वो पोषण लेती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के शासन में हो रहा है, ये हर राज्य में जो विपक्षी होते हैं उनको झेलना पड़ता है। पर यह बात भी सही है कि घोटाले भी होते हैं, और घोटाले होते हैं जब घोटाला करते कोई पकड़ा जाता है तो कहता है देखिए हमारे साथ पॉलिटिकल वेंडेटा निकाला जा रहा है, सियासी दुश्मनी निकाली जा रही है। अब अगर आप पाक साफ होंगे तो कोर्ट आपको बरी करेगा, और अगर आप जेल में रह जाते हैं साल 6 महीने 1-2 साल के लिए और कोर्ट नहीं ग्राउंड कोर्ट को बता पाते हैं निकलने के, तो सवाल तो फिर आपकी सफेद जो कहते हैं ना कि सफेद पोशगी है उस पर तो उठेंगे ही, लेकिन सरकार पर भी इसलिए उठेंगे क्योंकि सरकार शुरू दिन से सबूतों के होने की बात करती है, लेकिन जांच एजेंसियां कोर्ट में 1-2 साल लगा देती हैं चार्जशीट पेश करने। बहुत शुक्रिया कहूंगा मैं धनंजय ठाकुर साहब, श्रीचंद सुंदरानी जी और उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।